अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मेरा चैनल एजुकेशन ईवो है जिस पे तमाम वीडियोस और तमाम टॉपिक के हवाले से लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबकी हेल्प की जा सके और सबको घर बैठे बैठे लेक्चर्स मिल सकें। अच्छा, रिसेंटली मैंने आपके एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर एक टॉपिक डाला था इंस्टॉलमेंट सेल्स का। जिन बच्चों ने वो इंस्टॉलमेंट सेल की वीडियो नहीं देखी वो इंस्टॉलमेंट सेल की वीडियो देखें और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लेक्चर डाला था ब्रांच अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट का। तो ब्रांच अकाउंटिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट का उसमें आपको बताया गया था डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है और हेड ऑफिस क्या है और ब्रांच क्या है। ठीक है बच्चों, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो वो वीडियो देख लें। आज मैं उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, मेरा लेक्चर नंबर 2 ब्रांच का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कभी कभी 2 सवाल भी आते हैं इस चैप्टर से, 40 नंबर का पेपर बनता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आप देखें ताकि आपको पता चले हेड ऑफिस क्या है, ब्रांच क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है। और उस वीडियो के अंदर लास्ट में एक बात की गई है रेसिप्रोकल एंट्रीज। उस रेसिप्रोकल एंट्री को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको जर्नल एंट्रीज का जो सवाल है ब्रांच का वो इजी लगे। मेरी लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 ब्रांच का आप लाजमी देखें ताकि आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आए। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 ब्रांच अकाउंटिंग का, एडीसी फाइनल का चैप्टर है एडवांस अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग। अच्छा, ब्रांच अकाउंटिंग में पहले लेक्चर नंबर 1 दिया था, अब लेक्चर नंबर 2 में अपलोड करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये किस हवाले से है? जैसे कि आप सब जानते हैं, जिन्होंने ब्रांच पढ़ी है उनको पता है, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो है रेसिप्रोकल एंट्रीज़। तो रेसिप्रोकल एंट्रीज़ बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती, बहुत सा बच्चा कंफ्यूज होता है रेसिप्रोकल एंट्रीज़ के अंदर। तो मैं कुछ एंट्री डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा वीडियो वाइज ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊँगा इसके अंदर, छोटी छोटी चीज़ें लेक्चर वाइज मैं अपलोड करूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए समझने के लिए। अच्छा बच्चों, आज मैं जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो लेक्चर देने जा रहा हूँ एंट्रीज़, परचेजेस एंड एक्सपेंसेस के हवाले से। ठीक है, हेड ऑफिस और ब्रांच दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों की परचेजेस को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है और इन दोनों के एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसको बड़े गौर से समझना है आपको। जैसे कि आपने अगर ब्रांच का चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा दो जनरल जनरल बनाते हैं, एक हेड ऑफिस का जनरल बनता है और एक ब्रांच का जनरल बनता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको दो जनरल बनाना है, एक हेड ऑफिस का एक ब्रांच का। अच्छा, यहाँ पे जो मैं एंट्री डिस्कस करूँगा लेक्चर नंबर 2 में वो करूँगा सिर्फ परचेजेस और एक्सपेंसेस के हवाले से। बाकी जो एंट्रीज होंगी वो इंशाल्लाह लेक्चर टू लेक्चर आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। अच्छा, पहली एंट्री आपको कहते हैं नरेशन, या पहली जो ट्रांजैक्शन आपके पेपर में आती है वो आती है व्हेन हेड ऑफिस परचेज गुड्स। हेड ऑफिस, आप इस बात को गौर से देखिएगा, लिखा हुआ हेड ऑफिस परचेज गुड्स। जब भी हेड ऑफिस कोई भी गुड्स, कोई भी मर्चेंडाइज परचेज करेगा बच्चा, सही है, कोई भी चीज़ परचेज कर रहा है, गुड्स मर्चेंडाइज, हेड ऑफिस परचेज कर, गौर से ट्रांजैक्शन पढ़ने, लिखा हुआ है व्हेन हेड ऑफिस परचेज कर रहे गुड्स को। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे? जब आप इसकी एंट्री बनाने जाओगे तो आप एंट्री बनाओगे हेड ऑफिस के जनरल जनरल के अंदर। हेड ऑफिस के जनरल जनरल में आप एंट्री क्या बनाओगे? परचेजेस को डेबिट कर दो, या कहीं कहीं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी होती है। ठीक है, तो आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को भी डेबिट कर सकते हो और आप परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हो, दोनों कंडीशन सेम है, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है। परचेजेस डेबिट कर दो या फिर आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर दो। अच्छा, क्रेडिट क्या होगा? कैश या अकाउंट पेएबल। कैश पे खरीदा गया तो कैश क्रेडिट, उधार पे खरीदा गया तो अकाउंट पेएबल आपका क्रेडिट हो गया। ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी हेड ऑफिस के जनरल जनरल के अंदर। इसके साथ आपके पास एक जनरल होता है ब्रांच का। तो ब्रांच में आप क्या करोगे? नो एंट्री। चाहे आप इस बात को मेंशन कर दो नो एंट्री लिख के, या तो फिर नहीं बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रीफर किया जाता है कि आप नो एंट्री लिख दें। क्यों ब्रांच में एंट्री नहीं बनेगी? क्योंकि इस एंट्री से ब्रांच का कोई लेना देना नहीं है, कोई रेसिप्रोकल नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन आपस में नहीं हुई हेड ऑफिस ब्रांच की। तो लिहाजा ये हेड ऑफिस ने अपने लिए सामान खरीदा, तो हेड ऑफिस ने अपने लिए सामान खरीदा, तो हेड ऑफिस ने अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर दी और ब्रांच में इसकी एंट्री नहीं बनाई गई। ठीक है, ये पहली एंट्री। जब भी हेड ऑफिस खरीदेगा तो हेड ऑफिस अपने पास रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच से इसका कोई कंसर्न नहीं है।
ब्रांच में आप मेंशन कर दोगे नो एंट्री। सेकंड एंट्री बताते हैं आपको, सेकंड एंट्री क्या है। व्हेन गुड्स या मर्चेंडाइज शिप टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। अब आप ये देखें एंट्री, गौर से पढ़ें। लिखा हुआ है व्हेन गुड्स या मर्चेंडाइज, कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, गुड्स का इस्तेमाल किया हो या मर्चेंडाइज का इस्तेमाल किया हो। शिप टू ब्रांच, शिपमेंट का मतलब है भेजा गया माल, माल भेजा गया कहाँ, ब्रांच। किसने भेजा, हेड ऑफिस से। अब ये देखें यहाँ पे हेड ऑफिस का जिक्र भी आ गया, ब्रांच का जिक्र भी आ गया। जब दोनों का जिक्र आ गया तो इसका मतलब है एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो दोनों हैंड पे रिकॉर्ड होगी, यानी कि हेड ऑफिस के पास भी रिकॉर्ड होगी और ब्रांच के पास भी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल है, ये आपस में इंटर ट्रांजेक्शन कहलाती है। ठीक है। अब गुड्स भेजी गई हैं ब्रांच को, कहाँ से भेजी भाई, हेड ऑफिस ने भेजी। हेड ऑफिस आपका हेड है और हेड ऑफिस अपने सारा सामान बेचने के लिए ब्रांचेस को भेजता है ताकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। तो हेड ऑफिस ने माल ख़रीदा था और ख़रीदने के बाद वो माल कहाँ भेजा गया, ब्रांच भेजा गया काम बेचने के लिए। ठीक है। अब आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, ये मोस्ट कॉमनली एंट्री पूछी जाती है शिपमेंट के हवाले से। शिपमेंट की एंट्री आपकी लाजमी ब्रांच के चैप्टर में आती है। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे, पहले तो आप आ गए हेड ऑफिस के जनरल में। जब आप हेड ऑफिस के जनरल में आओगे तो आप एंट्री क्या बनाना है, ब्रांच डेबिट और मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें बताया गया है कि आपका जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच को एज एन एसेट ट्रीट करता है, यानी कि रिसीवेबल की तरह, सिर्फ रिप्लेस करता है, नाम रिसीवेबल की जगह पे आप ब्रांच का वर्ड इस्तेमाल करते हो। और ब्रांच आपके हेड ऑफिस को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करता है। ठीक है। तो एसेट बढ़ गया, मैंने माल भेजा है ब्रांच को तो मुझे अब ब्रांच से वसूल करना है इसकी पेमेंट, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रांच को डेबिट कर देता हूँ। और मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच, कहीं कहीं यहाँ सिर्फ मर्चेंडाइज का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट, आपने मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच को क्रेडिट कर दिया, ब्रांच डेबिट मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच क्रेडिट। ये एंट्री आपने बनाई हेड ऑफिस पे। इसी की तरह आप इसी की एंट्री, क्योंकि ब्रांच में भी ये इफेक्ट पड़ा है तो इफेक्ट दिखाओगे आप ब्रांच के अंदर भी। तो ब्रांच में आप एंट्री क्या बनाओगे बेटा, ब्रांच में एंट्री बनाओगे मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। बाज़ औकात कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, वो भी सेम चीज़ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करो या मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। क्योंकि माल हेड ऑफिस से आया है तो माल हेड ऑफिस से जो निकला था वो हेड ऑफिस ने क्रेडिट किया, और माल जो रिसीव किया ब्रांच ने वो इन्वेंट्री ऐड हो गई, तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई तो आपकी इन्वेंट्री डेबिट कर दी ब्रांच ने। अच्छा कहाँ से आई भाई, लाइबिलिटी है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने भेजा तो मैं लाइबल हूँ हेड ऑफिस को इस माल की पेमेंट करने का। तो जैसे कि आपको हेड ऑफिस ने ब्रांच को एज अ एसेट कंसीडर किया है, वैसे ही आपकी ब्रांच हेड ऑफिस को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करती है। जब जब आपस में ट्रांजैक्शन होगी, जब जब आपके ऊपर एज अ लाइबिलिटी क्रिएट होगी, आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा या आपने कोई बोरोइंग करी है हेड ऑफिस से, तो आप हेड ऑफिस को क्या करोगे बेटा, क्रेडिट करोगे। तो ये एक एंट्री कॉमनली पूछी जाने वाली एंट्री आपने शिपमेंट की, ये आपने बना के दिखा दी हेड ऑफिस के हेड पे भी और ब्रांच के हेड पे भी। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन आपसे पूछी जाती है, गुड्स मर्चेंडाइज रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब वही सामान क्या है, जो माल मैंने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था, अब वही ब्रांच ने माल रिटर्न कर दिया। मैं 10,000 का माल भेजा था फॉर एग्जांपल, उसमें से 2,000 का माल रिटर्न हो गया। जब माल रिटर्न हो गया तो जाहिर सी बात है शिपमेंट रिटर्न होगी, तो शिपमेंट रिटर्न कौन करेगा, ब्रांच करेगा। तो लिखा हुआ है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न किया किसको, हेड ऑफिस को। अब यहाँ पे भी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी हेड ऑफिस भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे ब्रांच भी इन्वॉल्व है। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे, हेड ऑफिस में आपने एंट्री बनाई मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच डेबिट और ब्रांच क्रेडिट। जो आपने प्रीवियस सेंड की एंट्री बनाई थी उसी एंट्री को रिवर्स कर देना है। जब आपने माल भेजा था तो ब्रांच को डेबिट किया था, अब माल वहाँ से वापस आ गया तो मर्चेंडाइज वापस आपके पास रिसीव हो गई, तो मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच डेबिट, या कहीं पे इसको मर्चेंडाइज रिटर्न के नाम से भी लिख देते हैं। और ब्रांच ने क्योंकि माल भेजा तो ब्रांच को आपने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और इसी की एंट्री आप ब्रांच में क्या बनाओगे, हेड ऑफिस डेबिट, आपने माल वापस कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। जब आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई तो आपने उसको क्या किया, डेबिट कर दिया हेड ऑफिस के नाम से। यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस को आपने डेबिट किया, और जो माल रिसीव किया था उस माल में कमी आ गई, क्योंकि जो इन्वेंट्री आपने रिसीव की थी वो इन्वेंट्री अब आपके पास नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा आपने वापस कर दिया। तो जितना हिस्सा वापस कर दिया आपने क्या किया, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को क्रेडिट कर दिया, या मर्चेंडाइज रिटर्न भी लिख सकते हैं। जो परचेज की एंट्री बनेगी, जो आपकी शिपमेंट की एंट्री बनेगी, उसी की रिवर्स एंट्री बनेगी आपकी रिटर्न की। अच्छा चौथी ट्रांजैक्शन आपके पास है, ब्रांच परचेज गुड्स मर्चेंडाइज डायरेक्टली लोकल परचेज, यानी कि आपकी अगर कोई इंडिपेंडेंट ब्रांच है और उसको हेड ऑफिस ने परमिशन दी है कि आप लोकल परचेज कर सकते हो,
तो आपने लोकल परचेज कर ली। जब आपने लोकल परचेज कर ली तो इससे हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह हेड ऑफिस ने परचेज किया था गुड्स, उस पर ब्रांच का लेना देना नहीं था, इसी तरह ब्रांच ने जब ख़रीदा है तो उसका हेड ऑफिस से कोई कंसर्न नहीं है। तो जब हेड ऑफिस से कंसर्न नहीं तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मैं इसकी कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे और आपके कोई बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो हेड ऑफिस ने लिख दिया नो एंट्री, और जनरल जनरल बनाया आपने ब्रांच का, ब्रांच की जनरल जनरल में आपने एंट्री बना दी परचेजेस या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, कैश और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। उधार पे दिया तो अकाउंट पेबल, कैश पे दिया तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये 4 ट्रांजैक्शन आपके सामने हो गए। अच्छा, 5वीं ट्रांजैक्शन ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। अब इसको गौर से देखिएगा बेटा, इसको गौर से देखिएगा, मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल जो रेसिप्रोकल एंट्रीज हैं। ब्रांच एक्सपेंस, सबसे पहले तो आपको इसको बात को गौर करना है कि एक्सपेंस किसका है। लिखा हुआ है ब्रांच एक्सपेंस, एक्सपेंस किसका है, ब्रांच का। पेड किसने किया, हेड ऑफिस ने किया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, जिसका एक्सपेंस होगा इधर हेड ऑफिस और ब्रांच, किसी का भी एक्सपेंस हो, जिसका एक्सपेंस होगा एक्सपेंस को वही रिकॉर्ड करेगा। अगर ब्रांच का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की एंट्री ब्रांच बनाएगा, अगर हेड ऑफिस का एक्सपेंस है तो हेड ऑफिस की एंट्री में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यानी कि हेड ऑफिस का एक्सपेंस है तो हेड ऑफिस के पास रिकॉर्ड होगा, ब्रांच का एक्सपेंस है तो ब्रांच के पास रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच का खर्चा है, एक्सपेंस ब्रांच का है, पे किसने किया, हेड ऑफिस ने। जो पे कर रहा है पैसे उसके पास से जा रहे हैं, कैश उसके पास से जा रहा है। ठीक है, और जिसका एक्सपेंस है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे आप जब इसकी रेसिप्रोकल एंट्री बनाओगे तो हेड ऑफिस में आप एंट्री क्या बनाओगे, ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट। ब्रांच को आपने डेबिट किया, क्यों, क्योंकि आपको ये पैसे ब्रांच से वसूल करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि आपने ब्रांच का एक्सपेंस पे किया है, कैश आपके पास से गया है, खर्चा ब्रांच का था, ब्रांच को देना चाहिए था लेकिन आपने पे कर दिया। तो जब आपने पे कर दिया तो आपके ऊपर रिसीवेबल बन गया ब्रांच से कि आप ब्रांच से पैसे लोगे। तो आपने ब्रांच को डेबिट किया और कैश को आपने अपना क्रेडिट कर दिया। इसी तरह जब आप इसी की एंट्री बनाओगे ब्रांच के पास, तो ब्रांच क्या बोलेगा, मेरा एक्सपेंस है, मैंने एक्सपेंस को डेबिट किया, एक्सपेंसेस डेबिट, जिसका एक्सपेंस वो एक्सपेंस को डेबिट करेगा, जिसने कैश दिया उसने कैश को रिकॉर्ड कर दिया। अब इसने एक्सपेंस तो डेबिट कर दिया लेकिन इसने कैश पे नहीं किया, कैश किसने दिया, हेड ऑफिस ने। तो अब ये लायबल हो गया पैसे देने के, किसको, हेड ऑफिस को। तो इसने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर दी हेड ऑफिस के नाम से, हेड ऑफिस क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आप नॉर्मल अगर जनरल एंट्री देखते हो तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होता है। अगर नॉर्मल एंट्री देखते हो एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एंट्री नहीं है, यहाँ पे रेसिप्रोकल का जिक्र है, ब्रांच और हेड ऑफिस का जिक्र है। तो यहाँ पे एक्सपेंस हमने वहाँ रिकॉर्ड किया जिसका एक्सपेंस था, और कैश हमने वहाँ रिकॉर्ड किया जिसने कैश की पेमेंट करी है, और बाकी डेबिट और क्रेडिट में हमने रेसिप्रोकल लगा दिया ब्रांच और हेड ऑफिस को। इसी तरह छठी ट्रांजैक्शन आपके पास हेड ऑफिस एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, सेम चीज़। अब यहाँ पे गौर देखें, गौर करें, हेड ऑफिस एक्सपेंस, अब किसका खर्चा है बेटा, हेड ऑफिस का। पे कौन कर रहा है, ब्रांच। हेड ऑफिस का खर्चा ब्रांच, प्रीवियस ट्रांजैक्शन में ब्रांच का खर्चा था, हेड ऑफिस ने पे किया था। अब यहाँ पे हेड ऑफिस का खर्चा है, पे कौन कर रहा है, ब्रांच। तो हेड ऑफिस का एक्सपेंस है तो हेड ऑफिस अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंसेस डेबिट, और किसने पे किया, ब्रांच ने पे किया। तो ब्रांच को क्या किया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रिसेवेबल था, खत्म हो गया, इसका जो लेन देन होगा इंटरनली उसमें से इसने उसके बैलेंस को माइनस कर दिया। एक्सपेंस को डेबिट किया, एक्सपेंस हेड ऑफिस का था, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस को डेबिट किया। और चूंकि कैश किसने पे किया, ब्रांच ने, तो ब्रांच क्या करेगा बेटा, कैश को क्रेडिट करेगा। इसने एंट्री बना हेड ऑफिस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो गया। एक्सपेंस जिसका था एक्सपेंस वहाँ रिकॉर्ड हुआ, कैश जिसने पे किया उसने कैश को क्रेडिट किया, बाकी रेसिप्रोकल में अपने हेड ऑफिस और ब्रांच को इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, 7वीं ट्रांजैक्शन आपके पास ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, खर्चा किसका, ब्रांच का, पे किसने किया, ब्रांच ने। इसमें हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है, तो जिसका एक्सपेंस वही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, जिसने पे किया वही पेमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे ब्रांच का एक्सपेंस है, पे किसने किया, ब्रांच ने। तो भाई हेड ऑफिस बोलता है मैं इसकी कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा खर्चा था तुमने पे किया। तो जिसका खर्चा उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और जिसने पे किया कैश की एंट्री भी उसने ही बनाई। इसी तरह हेड ऑफिस एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस का खर्चा था, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, और पे किसने किया, हेड ऑफिस ने। तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस भी वही रिकॉर्ड करेगा और कैश की पेमेंट भी अपने पास वही दिखाएगा। तो आपने हेड ऑफिस की जनरल में एंट्री बनाई, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और ब्रांच में कोई एंट्री नहीं बनाई जाएगी।
बेटा ये एक छोटा सा लेक्चर नंबर 2 रेसिप्रोकल एंट्रीज का पार्ट 1 समझ लें आप, ठीक है। जो बेसिक एंट्रीज आपको बताई गई जिसके अंदर आपकी परचेजेस थी, शिपमेंट थी और आपकी पेमेंट्स थी कि एक ब्रांच ने दूसरी हेड ऑफिस का पेमेंट दिया या एक हेड ऑफिस ने किसी और ब्रांच के एक्सपेंसेस को पे किया हो, ठीक है। ये छोटा सा एक लेक्चर था ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ब्रांच का रेसिप्रोकल एंट्रीज का क्लियर हो जाए। ये वो एंट्रीज हैं जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछी जाती हैं। ये वीडियो आप सही से देखें, लेक्चर नंबर 1 की देखें, लेक्चर नंबर 2 की इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह इसी के आगे लेक्चर नंबर 3 में अपलोड करूँगा फर्दर जनरल एंट्रीज़ का जो फ्रीक्वेंटली आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर कोई क्यूरी हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा ताकि वो वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें और आपके एग्ज़ाम में आपको सवाल अटैम्प्ट करने में आसानी हो। क्योंकि 40 नंबर का चैप्टर है तो लिहाजा इसके ऊपर प्रैक्टिस बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेटा। तो कोशिश करता हूँ आगे के मज़ीद लेक्चर और अपलोड कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।